हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब तक हमने समझा कि इंश्योरेंस होता क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम क्या करेंगे, उनकी अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। हम पहले लाइफ इंश्योरेंस से स्टार्ट करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अपने फाइनल अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करती है। देखो, इतनी बात हम कर चुके थे कि जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसे जो अपने अकाउंट्स बनाने होते हैं वो IRDA के अकॉर्डिंग बनाने होते हैं, यानी इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग बनाएगी। उसके बाद हमने बात की थी कि जितने भी शेड्यूल्स आप बनाओगे, जितने भी आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे, वो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी होंगे वो सारे मेंशन हैं आपके ए शेड्यूल में। और उसके लिए 3 फॉर्म हैं जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के लिए फॉर्म बनाया गया है वो है फॉर्म APL। जो आपका रिवेन्यू अकाउंट के लिए है वो है फॉर्म ARA यानी रिवेन्यू अकाउंट, और जो बैलेंस शीट के लिए है उसका नाम है फॉर्म ABS। ठीक है, यानी लाइफ इंश्योरेंस के अकाउंट्स आप IRDA के अकॉर्डिंग बनाओगे। इसके लिए जो शेड्यूल है वो A है, और जो फॉर्म प्रेस्क्राइब किए गए हैं 3, उनका नाम है फॉर्म ARA, फॉर्म APL एंड फॉर्म ABS। यानी आपके जितने भी आप अकाउंट बनाओगे वो सारे फॉर्म A में प्रेस्क्राइब हैं। हम यहाँ पर 3 अकाउंट बनाएंगे। RA यानी रिवेन्यू अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। जो हमारा रिवेन्यू अकाउंट होगा उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ हम इंक्लूड करेंगे जो भी इंश्योरेंस के बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होंगी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, और ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी छोड़ेंगे जो डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी आपको जितनी भी डायरेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी हैं, डायरेक्टली रिलेटेड आपके इंश्योरेंस बिजनेस से जुड़ी हुई हैं डायरेक्टली, उन सभी को आपको रिवेन्यू अकाउंट में मेंशन करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड करोगे जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कर रही है बट वो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, यानी इंश्योरेंस बिजनेस से उनका कनेक्शन डायरेक्ट हम नहीं बता सकते। और बैलेंस शीट क्या होगी, वो हमारी रिप्रेजेंटेशन करेगी पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास कितनी असेट और लायबिलिटी है, जैसे कि वो यूजुअली करती है। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो हम रिवेन्यू अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में करेंगे। बैलेंस शीट के बारे में जो डिस्कशन होगा वो हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं रिवेन्यू अकाउंट की। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला, जितनी भी डायरेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी होंगी वो सारी इंक्लूड होगी। देखो क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जो रिवेन्यू अकाउंट से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। सबसे पहले प्रीमियम, क्योंकि वो किस पे मिलता है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी का तो सबसे मेन बिजनेस ही काम ही क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना। तो यानी इंश्योरेंस के प्रीमियम से जितना भी पैसा आएगा वो आप रिवेन्यू अकाउंट में इंक्लूड करोगे। चाहे वो री इंश्योरेंस से पैसा आया हो, चाहे वो सिंपल इंश्योरेंस से आया हो, या आपने री इंश्योरेंस का पैसा छोड़ा हो प्रीमियम का, जो भी प्रीमियम का ट्रीटमेंट होगा वो आपका कहाँ होगा, रिवेन्यू अकाउंट में। उसके बाद एजेंट्स को जो आप कमीशन देते हो, जो आपका एक्सपेंस है कमीशन का, वो क्या है, एजेंट आपने किस लिए रखे हैं, इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए रखे हैं, यानी उनको भी जो आप पेमेंट करोगे वो सारा कहाँ इंक्लूड करोगे, आपके रिवेन्यू अकाउंट में। इसके अलावा जो भी आप बेनिफिट्स देते हो, यानी क्लेम अगर आप किसको देते हो अपने क्लाइंट्स को, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी जिन्होंने करवाई थी उनको अगर आप कोई क्लेम पे करते हो तो वो भी इंश्योरेंस बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो भी आपका यहाँ पर इंक्लूड होगा। इसके साथ साथ जो आप इंश्योरेंस के बिजनेस में लगे हुए आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई भी सैलरी देते हो, या आपके एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होते हैं इंश्योरेंस बिजनेस के। देखो कोई भी एक्टिविटी अगर हमें साथ में लिख के दिखाया गया है कि आपके इंश्योरेंस बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है तो आपको वो लेनी ही लेनी है। इसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो आपकी क्या होंगी, जो आपको माननी है कि वो ऑलवेज डायरेक्टली रिलेटेड होती है। उनमें सबसे मेन तो आपकी यही एक्टिविटीज़ हैं। कुछ और भी हैं बट वो उनका मैं पहले आपको मीनिंग बताऊंगी, बाद में हम उनको इंक्लूड करेंगे इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, पहले एक बार फॉर्मेट देखो आपको करना क्या है। जब आप रिवेन्यू अकाउंट बनाओगे सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रीमियम लोगे। ठीक है, प्रीमियम का जो आपका शेड्यूल है वो 1 है। जो मैंने अभी आपको बात की ना, जो आइटम्स की बात की, वो मैंने आपको सिर्फ शेड्यूल्स के बारे में बताया कि जो आपका प्रीमियम है उससे रिलेटेड आपका शेड्यूल 1 होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीमियम को लेना है। उस प्रीमियम में जो आप कौन कौन से प्रीमियम लोगे, यहाँ पर आपको 3 टाइप के प्रीमियम लेने होते हैं।
एक फर्स्ट ईयर प्रीमियम, दूसरा रिन्यूअल प्रीमियम एंड तीसरा सिंगल प्रीमियम। फर्स्ट ईयर प्रीमियम का मतलब है जो प्रीमियम आपको किसी भी पॉलिसी पे पहली बार मिलता है, यानी फर्स्ट टाइम जो आपको प्रीमियम मिलता है जब भी कोई भी पार्टी आपसे इंश्योरेंस करवाती है, आप इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई भी पार्टी आपसे इंश्योरेंस करवाती है, तो फर्स्ट टाइम जो प्रीमियम वो पे करती है वो होता है आपका फर्स्ट ईयर प्रीमियम। फर्स्ट ईयर के प्रीमियम के बाद जितना भी वो प्रीमियम पे करती है अगले सालों में, वो आपका आता है रिन्यूअल प्रीमियम में। और सिंगल प्रीमियम यानी वो पॉलिसी जहाँ पर सारी प्रीमियम की अमाउंट एक ही बार में देनी होती है, यानी लमसम में पेमेंट करनी होती है, तो उस प्रीमियम को हम बोलते हैं सिंगल प्रीमियम। ठीक है, तो ये तीनों प्रीमियम का टोटल आप लोगों को करना है, और जो भी आपका टोटल आएगा वो क्या होगा, आपके शेड्यूल 1 का आंसर होगा। यानी आपको शेड्यूल 1 में आपकी 3 ही आइटम आती हैं, यानी आपको क्या दिखाना होता है, तीनों ही टाइप के प्रीमियम को मेंशन करना होता है, सिंगल प्रीमियम को भी, फर्स्ट ईयर प्रीमियम को भी और रिन्यूअल प्रीमियम को भी। देखो, सबसे पहले आप शेड्यूल 1 बनाओगे जो आपका प्रीमियम का है, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आएगा, रिन्यूअल प्रीमियम आएगा और सिंगल प्रीमियम आएगा। जो प्रीमियम का टोटल होगा वो आप कहाँ लेके जाओगे, अपने रिवेन्यू अकाउंट में लेके जाओगे, और फिर उसके बाद उसमें से क्या करोगे, जो आपका री इंश्योरेंस सीडेड का प्रीमियम है वो लेस हो जाएगा, क्योंकि वो प्रीमियम आप छोड़ रहे हो, हम पहले बात कर चुके हैं कि क्यों लेस होता है। और जो री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का प्रीमियम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी आपकी मेन इनकम जो आपकी रिलेटेड थी किससे, इंश्योरेंस बिजनेस से। उसके बाद आप लोगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी आपके पास जो इंश्योरेंस का पैसा आया होगा वो आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, तो उससे अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, कोई रेंट मिला है, या आपने वो इन्वेस्टमेंट सेल की उससे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस होगा तो ब्रैकेट्स में दिखाओगे यानी माइनस करोगे, और प्रॉफिट होगा तो प्लस, या फिर आपने कोई रिवैल्यूएशन किया है उसका भी प्लस या माइनस जो भी होगा आप ऐसे शो करोगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जितनी भी इनकम हमने यहाँ पर बात की, ये सभी आप तभी लोगे अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये आपके इंश्योरेंस के बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर नहीं दिया होगा तो हम इनमें से किसी भी इनकम को कभी नहीं मानते कि वो डायरेक्टली रिलेटेड है, फिर हम उसको क्या मानते हैं कि वो इनडायरेक्टली रिलेटेड होगी, और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। ठीक है, जो आइटम यहाँ पर आई हैं एग्जैक्ट सेम सारी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएंगी, और अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो आप ऑलवेज उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट करोगे, कभी भी रिवेन्यू अकाउंट में ट्रीट नहीं करोगे। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कौन कौन सी आइटम ऐसी हैं जिनको आपको मानना है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है और किनको रिवेन्यू से है। बट ये ध्यान रखना, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जितनी भी है कभी भी अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आप रिवेन्यू अकाउंट में नहीं लेके जाओगे, ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे। इसके बाद कोई भी और इनकम इनसे अलग जो बच गई, अगर आपको दी है कि वो किससे रिलेटेड है, आपके इंश्योरेंस बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो आप उसको लिखोगे, तो जो आपका टोटल आएगा वो सारी इनकम का आ जाएगा। यानी जितनी भी इनकम आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को, आपकी इंश्योरेंस कंपनी को हुई है थ्रू इंश्योरेंस बिजनेस। उसके बाद आप क्या करोगे, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको लिखोगे। कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा आपका कमीशन। कमीशन क्या होता है, एजेंट को जो पे करते हैं, तो वो क्या है, एक्सपेंस है, तो आप वो कमीशन लिखोगे। और कमीशन जो है आपका शेड्यूल 2 में प्रेस्क्राइब है। प्रीमियम का शेड्यूल 1 होता है और कमीशन का शेड्यूल 2 होता है। आप क्या करोगे, जितना भी कमीशन से रिलेटेड है, चाहे री इंश्योरेंस सीडेड का है, एक्सेप्टेड का है, वो सारी की सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आप शेड्यूल 2 में ही करोगे। प्रीमियम के केस में हम नहीं कर रहे थे, सीडेड और एक्सेप्टेड को अकाउंट में कर रहे थे, लेकिन कमीशन में आपको सारा काम कहाँ करना है, प्रेस्क्राइब शेड्यूल में ही करना है। आप क्या करोगे, कमीशन के एक्सपेंसेस लोगे, चाहे आपने वो फर्स्ट ईयर प्रीमियम के हो, रिन्यूअल प्रीमियम के हो या सिंगल प्रीमियम को। इस प्रीमियम की बात को छोड़ो, सीधी सी बात है, आपको जो कमीशन दिया होगा आपको सारा का सारा वो लेना है जो भी आपने री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कंपनी री इंश्योरेंस एक्सेप्ट करेगी, यानी वो क्या करेगी, किसी और कंपनी का लिया हुआ रिस्क दोबारा खुद एक्सेप्ट करेगी, तो उसे जैसे अपने एजेंट को पेमेंट करनी पड़ती है वैसे ही उसे किसको पेमेंट करनी पड़ेगी, उस इंश्योरेंस कंपनी को करनी पड़ेगी जिससे उसने बिजनेस लिया है। यानी जब भी ऑर्गेनाइजेशन के पास बिजनेस आएगा, इंश्योरेंस आएगा, उसे पेमेंट तो करनी ही है कमीशन की, चाहे वो एजेंट को करनी पड़े चाहे कंपनी को पे करनी पड़े। और क्योंकि इसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, यानी आपको क्या है, आपका कमीशन बढ़ जाएगा, आपको कंपनी को देना पड़ रहा है, इसलिए इसको
ऐड करते हैं। और इसीलिए मैंने ये बात यूज़ की थी कि इससे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, आप इसे इनकम में नहीं दिखाओगे, यानी आप कभी भी इस इनकम के अंदर इस चीज़ को नहीं दिखाओगे। आप ऑलवेज क्या करोगे कि आपका कमीशन का आपने क्या किया है, एक्स्ट्रा कमीशन पे किया है क्योंकि आपने री इंश्योरेंस को एक्सेप्ट किया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। और आपने इंश्योरेंस सीड किया है तो आपने क्या किया होगा, आपको कमीशन मिला होगा। आपको कमीशन मिलने की वजह से आपने मान लो एजेंट को उसी इंश्योरेंस के 10,000 रुपये दिए थे, अब आपको क्या किया, आपने उसका 20% क्या कर दिया, अब आपने उसका 20% क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसको, किसी और पार्टी को, यानी किसी और इंश्योरेंस कंपनी को। तो वो क्या करेगी, 20% आपको क्या देगी, 20% ट्रांसफर किया है तो 20% कमीशन भी देगी। यानी मान लो आपने एजेंट को 10,000 दिया था तो 2,000 तो आपको वो कंपनी वापस कर देगी। तो यानी अब आपके कितना खर्चा हुआ, सिर्फ 8,000 हुआ, यानी आपके एक्सपेंसेस क्या हो गए, कम हो गए। तो आप क्या कर देते हो, उसको लेस कर देते हो। ध्यान रखना, प्रीमियम हो या कमीशन हो, दोनों में ही सेम कंसेप्ट होती है कि सीडेड वाला लेस होता है और एक्सेप्टेड वाला ऐड होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा, नेट रिजल्ट होगा, वो आप क्या करोगे, एज एन एक्सपेंस शो करोगे। थर्ड शेड्यूल जो आपका है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस से रिलेटेड है, यानी जितने भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड होंगे इंश्योरेंस बिजनेस से वो सारे आपके शेड्यूल 3 में आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर उन एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रही हूँ जो कंपनी ने अपने पॉलिसी होल्डर को दिए हैं, यानी बेनिफिट्स की बात नहीं कर रही हूँ। बेनिफिट से रिलेटेड आपका 4th शेड्यूल है, क्लेम वगैरह की बात नहीं कर रही। और जितने भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड होंगे वो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस शेड्यूल में आएंगे। वो एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, मान लो आपने इम्प्लॉयज़ को कोई रेम्यूनरेशन दी है, या फिर जो आपके एजेंट वगैरह हैं उनका ट्रैवलिंग चार्ज लगा है, व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस लगे हैं, कन्वीनियंस चार्जेस लगे हैं, या कोई भी ट्रेनिंग का एक्सपेंस लगा है, रेंट, रेट, टैक्स, रिपेयर, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, यानी कोई भी एक्सपेंस जो बेनिफिट्स में नहीं आएगा, यानी बेनिफिट्स को छोड़ के जितने भी एक्सपेंस बच गए वो सारे कहाँ पर आएंगे, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस शेड्यूल में आएंगे। बट जितने मैंने आपको एक्सपेंस दिखाए उनमें भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि किनको आपको सिर्फ डायरेक्टली रिलेटेड मानना है, यानी सिर्फ 4 या 5 ही ऐसी आइटम है जिनको आप ऑलवेज मानोगे कि रिवेन्यू अकाउंट में आएंगी। बाकी अगर आपको इनमें से बाकी जितनी भी आइटम है वो अगर मेंशन होंगी कि वो डायरेक्टली रिलेटेड है तो आएंगी, अदरवाइज वो कहाँ जाएंगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो बस ये 5 आइटम हैं, 4 या 5, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रेनिंग एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी कहते हैं। ये 4 एक्सपेंस ऐसे हैं जिनको आपको बताया हो या ना बताया हो आप क्या मानोगे, वो इंश्योरेंस के बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड हैं और आप उन्हें शेड्यूल 3 में लेके जाओगे। अदरवाइज जितने भी एक्सपेंस बच गए आपको बताया होगा कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं तो ही आप यहाँ लेके जाओगे, अदरवाइज हम सबको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, जितने भी आपने प्रोविज़न बनाए होंगे बैड डेट्स के, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की होंगी, टैक्स के लिए प्रोविज़न बनाया होगा या कोई और प्रोविज़न बनवाया होगा, उन सबको भी यहाँ पर लिखोगे। बट ये सारे भी अगर मेंशन होंगे कि डायरेक्टली रिलेटेड है तो ही आएंगे, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। देखो ऑलमोस्ट सारी आइटम, गिनी चुनी कुछ आइटम्स को छोड़ के सारी आइटम ऐसी हैं जो आपको सिर्फ मेंशन होंगी तो आपको रिवेन्यू अकाउंट में लेके जानी है, अदरवाइज वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी। मैं आपको बाद में सारी आइटम बताऊंगी, अभी कंफ्यूज मत होना। उसके बाद ये हमारी सारी इनकम हो गई थी, ये सारे हमारे एक्सपेंस हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमने अपने पॉलिसी होल्डर को दिया है वो बेनिफिट्स की। अब उनमें क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले बेनिफिट्स पेड, उसके लिए आपका जो शेड्यूल है वो 4 है, यानी जितने भी बेनिफिट्स आप अपने पॉलिसी होल्डर को दोगे वो आप शेड्यूल 4 में मेंशन करते हो। देखो जो मेनली आइटम होती हैं आपकी शेड्यूल 4 से रिलेटेड वो क्या होती हैं, ये 5 मिलती हैं। सबसे पहला क्लेम, मैं आपको बता चुकी हूँ क्लेम क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। यानी आपका क्या है, आपको क्लेम पे कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जितना भी आप क्लेम पे करोगे वो आपका क्या है, एक्सपेंस है। अगर आपको क्या है उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस आपने वैसे क्लेम को पे करने के लिए किए हैं वो भी आपके ऐड होंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई, चाहे वो प्रीमियम का केस हो चाहे वो क्लेम का केस हो, आपको आउटस्टैंडिंग आइटम को भी ट्रीट करना है। आउटस्टैंडिंग आइटम का मतलब है कि आपको जब भी इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट बनाओगे तो आपको ऑलवेज एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करना है। यानी अगर मान लो आपको आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, पहले मैं एक बार प्रीमियम की बात कर लेती हूँ। मान लो आपको आउटस्टैंडिंग प्रीमियम दिया हुआ है, आपको क्या दिया है कि ट्रायल बैलेंस में दिया है आपको प्रीमियम 20 लाख का,
ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कि साल के एंड में आपका 2 लाख का प्रीमियम आउटस्टैंडिंग रह गया, तो हमें एक्रूअल कंसेप्ट करनी है, चाहे मिला हो या ना मिला हो, थी तो वो इस साल का प्रीमियम, इस साल की इनकम थी, तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जैसे हम यूजुअली करते हैं। और इसी की तरह अगर आपको ओपनिंग का दिया हुआ है, यानी वो आपको क्या है, इस साल पिछले साल आउटस्टैंडिंग रह गया होगा तो इस साल मिला होगा। मान लो पिछले साल 1 लाख आउटस्टैंडिंग रह गया था, तो हम मानेंगे कि वो 1 लाख क्या है, इस साल मिल गया होगा, और इस साल जो ये 20 लाख हमने लिखे हुए हैं वो इसमें ऐड होगा, जबकि वो पिछले साल का रिलेटेड था, यानी हम इस बार नहीं लिखना चाहिए था, तो आप उसको क्या करोगे, उस 1 लाख को लेस करोगे। यानी आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग के आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और ओपनिंग वाले लेस करोगे। क्लोजिंग वाले ऐड इसलिए किए हैं क्योंकि ये इस साल से ही रिलेटेड थे, चाहे हमें मिले नहीं हैं पर थे तो इस साल के, तो उन्हें ऐड कर रहे हैं। और जो ये 1 लाख है, चाहे हमें इस बार मिले थे लेकिन थे तो पिछले साल के, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। सेम चीज़ आपको क्लेम के साथ करनी है, यानी क्लेम आपके अगर आपको दिया हुआ है क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग है, यानी लेकिन थे तो वो इस साल के, यानी आपको देने तो इसी बार थे, तो आपके क्लेम क्या कर जाओगे, आप क्लेम को इंक्रीज कर दोगे, यानी क्लोजिंग को ऐड कर दोगे और ओपनिंग को क्या कर दोगे, लेस। ट्रीटमेंट सेम होगा, क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग क्या होंगे, ऑलवेज ऐड होंगे, और ओपनिंग वाले क्या होंगे, लेस होंगे, क्योंकि हमें एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करना है। दूसरा, एन्युटी। एन्युटी क्या होती है, कई बार आपने सुना हो अगर कि लाइफ इंश्योर, जो आप पॉलिसी लेते हो लाइफ इंश्योरेंस की, वहाँ पर आप क्या कर देते हो, एक फिक्स सम जो है एक ही बार में पे कर देते हो, और आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, गारंटी देती है कि मान लो आज आपने 1 लाख रुपए पे किए, कि आज आप 1 लाख रुपए दे दो, उसके बाद आपको हर साल हम क्या करेंगे, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, जो भी अमाउंट उनकी डिसाइड होती है, उसके बाद हम उतनी वापस करते रहेंगे। कई बार एक बार में भी हो जाता है, कई बार लंबी टाइम के लिए भी होता है कि आप 5 साल तक 10-10 हज़ार रुपये दो, उसके बाद आपको क्या हो जाएंगे, मिलने शुरू हो जाएंगे पैसे, 5-5 हज़ार रुपये हर महीने, या फिर कुछ जो भी इनकी अमाउंट होती है। यानी वो क्या करते हैं कि एक बार में लमसम अमाउंट ले लेते हैं, या थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके बाद पॉलिसी होल्डर को उस पर इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस करते रहते हैं। क्योंकि हमने बोला है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह होती है, तो कई लोग यहाँ पर पैसे लगाते हैं एज, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पे दिया गया प्रीमियम या किसी भी इंश्योरेंस पे दिया हुआ प्रीमियम टैक्स डिडक्टेबल भी होता है, इसलिए लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो अब जो यहाँ पर हमने पेमेंट की इंश्योरेंस कंपनी को, उसको तो हम बोलते हैं कंसीडरेशन फॉर एन्युटी ग्रांटेड, यानी जो एन्युटी हमने ली है उसके लिए हमने कंसीडरेशन पे किया है, उसको तो आप कहाँ ट्रीट करोगे, इनकम में, अदर इनकम में, जो हमने बात की थी ना रिवेन्यू अकाउंट की अदर इनकम, वहाँ पर आप ट्रीट करोगे। और जो एन्युटी आपको पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी हर महीने, जो वो कह रही है वो आपको पैसे देगी, तो वो जो वो पैसे देगी वो क्या कर रही है, अपने पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट्स दे रही है, तो आप उसको, जो आपका 4th शेड्यूल है बेनिफिट्स पेड, वहाँ पर इंक्लूड करोगे। ठीक है। सरेंडर वैल्यू मैंने आपको कल बताई थी कि अगर कोई होल्डर अपनी पॉलिसी को बीच में छोड़ता है, यानी वो आगे प्रीमियम पे नहीं करता है, तो क्या हो जाती है, वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकता है, यानी जितना पैसा अगर उसके 2 साल से ज़्यादा उसके को प्रीमियम भरते को हो गए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर देती है, कुछ पॉलिसी का अमाउंट उसे स्टिल दे देती है, चाहे वो आगे का प्रीमियम नहीं दे रहा। तो वो जो क्या कर रही है, वो स्टिल दे रही है, यानी वो क्या कर रही है, पैसा दे रही है पॉलिसी होल्डर को, तो वो भी क्या है, बेनिफिट्स पेड में ही, आपका क्लेम में ही आएगा। बोनस, ये बोनस मैंने आपको कल बताया था, जो पार्टिसिपेटिंग आपके पॉलिसी होल्डर होते हैं, जिन्हें प्रॉफिट्स में राइट होता है, उनको जो पैसा दिया जाता है, चाहे वो कैश में दिया गया हो, चाहे वो रिविजनरी बोनस दिया गया हो। देखो, कैश में देने का मतलब है साथ की साथ देना, और रिविजनरी बोनस का मतलब होता है कि वो बोनस सिर्फ तब दिया जाएगा, मतलब आपका इकट्ठा होता रहेगा, जब आपको पॉलिसी के पैसे मिलेंगे उसी टाइम आपको वो साथ में दिया जाएगा। मोस्टली कंपनी कैश में देती नहीं है, रिविजनरी बोनस ही देती हैं, चाहे किसी भी टाइप का बोनस हो, दोनों ही बोनस आपकी कहाँ पर आएंगे, बेनिफिट्स पेड में आएंगे। फिर है बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। ये क्या होता है कि कई बार क्या करती है, जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपने जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं उन्हें क्या देती है, एक बेनिफिट देती है कि आपको क्या कर रहा है, आपका प्रीमियम कम कर देती है। वो किसी बात पे, मान लो उनको उनका मन किया, उन्होंने कंसेशन दे दी, चाहे किसी भी रीज़न से दी हो, अपने जितने भी पॉलिसी होल्डर है उन्हें कह दिया कि आप अपने प्रीमियम का 10% मत दो, तो वो क्या है, अगर वो 10% नहीं दे रहे तो उसका क्या हो रहा है, एक टाइप से वो बेनिफिट दे रही है अपने पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी, तो वो भी आपका कहाँ इंक्लूड होगा, आपके बेनिफिट्स पेड में इंक्लूड होगा। देखो, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो आप कहाँ इंक्लूड करना है, आपको बेनिफिट्स पेड में, बट अगर ये बाहर दिया होगा तो आपको इसके 2 ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। एक बार तो आप यहीं पे लिखोगे कि बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया है, और दूसरी बार आप क्या करोगे, प्रीमियम की अमाउंट में उसको ऐड कर दोगे कि एज अ प्रीमियम दिया है, प्रीमियम में रिडक्शन दी है, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रीमियम में क्या कर देती है, उसको
ऐड कर देती है कि प्रीमियम हमारे पास आ गया, चाहे आपके पॉलिसी होल्डर ने हमें नहीं दिया। ठीक है, तो जब अब हम क्या कर चुके हैं, इनकम का कर चुके हैं, एक्सपेंसेस का कर चुके हैं, बेनिफिट्स पेड की हमने बात कर ली कि इन बेनिफिट्स में क्या क्या आएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई इंटरीम बोनस दिया जाता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किसी को भी, तो वो भी यहीं पे आएगा। कोई लायबिलिटी में चेंजेस आते हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे। वैसे ऐसी जो आपका फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, अदरवाइज ये आइटम आपकी कभी अपीयर नहीं होती हैं। तो जो आपका क्या हो गया, ये फर्स्ट वाली आपकी इनकम है, ये आपके एक्सपेंस हैं, ये भी एक्सपेंस हैं। तो आप क्या करोगे, इनकम में से इन दोनों के टोटल को लेस करोगे तो आपका आ जाएगा सरप्लस या डेफिशिट। अगर पॉजिटिव रहा यानी इनकम ज़्यादा रही तो सरप्लस आएगा, अदरवाइज डेफिशिट आएगा। जो ये अमाउंट होगा आपका कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। अगर कुछ आपको बोला हुआ है कि आपको स्पेशल अप्रोप्रिएशन करनी है पॉलिसी होल्डर अकाउंट में, यानी जो आपका रिवेन्यू अकाउंट है उसे हम पॉलिसी होल्डर अकाउंट भी बोलते हैं। ध्यान रखना कभी एग्जाम में आ जाए पॉलिसी होल्डर अकाउंट बनाना, तो रिवेन्यू अकाउंट का ही नाम है। तो आप क्या करोगे, वो भी आप करोगे, लेकिन नॉर्मली ये मेंशन नहीं होती। जो आपका सरप्लस एंड डेफिसिट यहाँ पर आएगा, आप उसको कहाँ लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सेम बनेगा, इसमें कोई शेड्यूल नहीं है। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है आपका पॉलिसी होल्डर अकाउंट से वो आएगा। उसके बाद जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होगी, मैंने बात की थी कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर आप मेंशन नहीं है तो कहाँ से मानोगे आप कि आप वो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जानी है, कि वो इंश्योरेंस बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो वो सारी इनकम या कोई और भी इनकम अगर हुई है तो वो क्या कहाँ आ जाएगी, आपकी इनकम में। देन आप एक्सपेंसेस लोगे, यानी वो सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो यहाँ पर आएंगे। बैड डेट्स, प्रोविजन वगैरह सब यहाँ पर आएंगे। बट प्रोविजन फॉर टैक्स आपको यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि आप जब इनकम में से एक्सपेंस लेस करोगे तो आपके पास जो आएगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। फिर जो टैक्स वाला प्रोविजन होगा वो लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आफ्टर टैक्स। और जो भी आपके क्वेश्चन में अप्रोप्रिएशन दी होगी उसके बाद आप वो करोगे। प्रपोज डिविडेंड अब नहीं होता, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड को मैंने आपको बताया था अब क्या माना जाता है कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, तो उसका ट्रांसफर कोई भी कंपनी अब नहीं करती। अब हम इन दोनों अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से एक्सपेंसेस और इनकम को आपको रिवेन्यू अकाउंट में लेके जाना है। देखो, मैनेजमेंट की एक्सपेंस हैं, कोई सैलरी है, स्टाफ को बोनस दिया यानी एम्प्लॉयज़ को आप कुछ भी दे रहे हो, मेडिकल फीस है, ट्रैवलिंग या कन्वीनियंस एक्सपेंस है, एजेंट अलाउंस है या रिसिप्ट स्टैंप है। इनके ऊपर जो एक्सपेंस होंगे वो सिर्फ रिवेन्यू अकाउंट में आएंगे। ये 5-6 एक्सपेंस को छोड़ के जितने भी एक्सपेंस होंगे आप उसे क्या मानोगे कि वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, और आप उन्हें कहाँ लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो, ये सारे के सारे चाहे आपके फॉर्मेट में आपके रिवेन्यू अकाउंट के में भी हैं, बट ये आप रिवेन्यू अकाउंट में सिर्फ तभी लेके जाते हो जब मेंशन हो। अदरवाइज आपको क्या करना है, जितने भी प्रोविजन फॉर टैक्स है, रेंट, रेट, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, ऑडिटर फी, ये सारे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट करने हैं। इसी तरह इनकम सिर्फ दो हैं, एक जो हमने बात की थी एन्युटी ग्रांटेड के लिए जो हम प्रीमियम देते हैं वो, और दूसरा पॉलिसी को रिन्यू करवाने पे जो हम फीस देते हैं वो। दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी इनकम होंगी आप क्या मानोगे, चाहे वो इंडोर्समेंट की हो, असाइनमेंट की हो, रजिस्ट्रेशन की हो, शेयर ट्रांसफर की हो, कोई भी इनकम हो आप मानोगे। जब तक आपको मेंशन नहीं है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। टर्मिनोलॉजीज भी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। प्रीमियम की हमने बात कर ली, री इंश्योरेंस प्रीमियम, कमीशन की हम बात कर चुके हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्लेम, एन्युटी, सरेंडर वैल्यू, बोनस, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, पॉलिसी रिन्यूअल फी आपको पता है, यानी आप जब पॉलिसी को रिन्यू करवाते हो तो जो आप देते हो वो ऑलवेज हमने बात की रिवेन्यू अकाउंट में आएगी। रजिस्ट्रेशन फी, लाइफ इंश्योरेंस को रजिस्टर करवाते हुए, ये हमने बोला कि डायरेक्टली रिलेटेड आप नहीं मानोगे, और चाहे रजिस्ट्रेशन फी लाइफ इंश्योरेंस की है स्टिल आप इसको ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे। शेयर ट्रांसफर फी वगैरह जितनी भी फीस हैं आप किसके मानोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बैड डेट्स यानी रिडक्शन, आपको एडवांसेस दिए थे, आपने किसी ने पैसा नहीं दिया, वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डेप्रिसिएशन भी, और इनकम टैक्स भी आपका किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसके साथ साथ प्रपोज डिविडेंड की आप कोई भी एंट्री नहीं करोगे, और जो इंटरीम डिविडेंड है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में ही लेके जाओगे। डेटर्मिनेशन जो है प्रॉफिट का वो हम बाद में बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि कैसे आपको क्या बनाना है, रिवेन्यू अकाउंट बनाना है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना है। आपको क्या करना है, आपको फिगर्स दी हैं हैप्पी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, आपको रिवेन्यू अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2004 का। सबसे पहले आपको लाइफ इंश्योरेंस फंड दिया हुआ है, फंड आपके बैलेंस शीट में जाते हैं, इसे अभी छोड़ दो। प्रीमियम दिया है, शेड्यूल 1 में आएगा। देखो, प्रीमियम नेट ही दिया हुआ है आपको डायरेक्ट,
19,40,000। फिर आपको दिया है री इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो अगर री इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है, आगे नहीं बताया है सीडेड है एक्सेप्टेड है, तो आप ऑलवेज उसे सीडेड ट्रीट करोगे, और सीडेड प्रीमियम क्या होता है, लेस होता है, तो आप इसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड। देन आपको बोला है कंसीडरेशन फॉर एन्यूटी ग्रांटेड। हमने बात की थी एन्यूटी ग्रांटेड के लिए जो हम कंसीडरेशन देते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, तो आप क्या कहाँ लेके जाओगे इसे, अदर इनकम में लेके जाओगे। तो अब आप क्या करोगे, इसे जो आपकी रिवेन्यू अकाउंट की अदर इनकम है वहाँ पर लेके जाओगे, कंसीडरेशन फॉर एन्यूटी ग्रांटेड। उसके बाद आपको दिया है कमीशन, शेड्यूल 2 में जाएगा। क्लेम बाय डेथ शेड्यूल 4 में जाएगा। बेनिफिट पेड है, क्लेम बाय मैच्योरिटी ये भी आपको क्लेम पे किया है 4th में जाएगा। बोनस दिया है, बोनस अगर कैश में हो या रिविजनरी फॉर्म में हो, दोनों कहाँ जाते हैं, शेड्यूल 4 में जाएंगे। रिडक्शन ऑफ प्रीमियम बाय बोनस ये भी शेड्यूल 4 में जाता है। एन्यूटी शेड्यूल 4, सरेंडर शेड्यूल 4, सैलरीज डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, ऑपरेटिंग यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस शेड्यूल में जाएंगी, शेड्यूल 3 में जाएंगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी हमने बात की थी, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, शेड्यूल 3। एजेंट को अगर आपने कोई अलाउंस दिया है तो एजेंट का अलाउंस भी क्या होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है, तो शेड्यूल 3 में जाएगा। अदर एक्सपेंसेस है मैनेजमेंट के, शेड्यूल 3 में जाएंगे। रेंट रेट एंड टैक्सेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वहाँ पर जाएगा ये। ऑडिटर फी ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्टर्स फीस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की इनकम है ये कहाँ जाएगी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी आपकी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से इनकम मिली है आपको 3,20,000, जो मैंने आपको बैड डेट्स कही थी वो भी यहाँ पे आएंगी, और एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड है इंश्योरेंस बिजनेस से वो आपका जो टोटल करके आएगा वो भी यहीं पे जाएगा। इसके बाद आपको दिया है पॉलिसी रिन्यूअल फ़ी, ये हमने बात की थी, ये अदर इनकम होती है, इंश्योरेंस बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, तो आप कहाँ लेके जाओगे इसे, अदर इनकम में, रिवेन्यू अकाउंट में। असाइनमेंट फीस, असाइनमेंट आपने किया है तो ये क्या है, अदर इनकम है आपकी, लेकिन ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो ये कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। इसके बाद आपकी इंडोर्समेंट फ़ी, प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम, शेयर ट्रांसफ़र फ़ी, प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम, इनकम टैक्स पेड, तो आप इसको भी कहाँ लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे कि आपने इनकम टैक्स पे किया है। और लास्टली आपको बोला है आपने डिविडेंड पे किया है, तो अगर आप डिविडेंड पे करते हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की अप्रोप्रिएशन में जाएगा, तो आप कहाँ करोगे, इसको भी अप्रोप्रिएशन की तरह लेस करोगे। देखो एक बार सॉल्यूशन, आपको क्या करना है, प्रीमियम लिया, इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम आप नहीं लोगे क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में गई है, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस भी नहीं था सेल पे। कंसिडरेशन फॉर एन्युटी ग्रांटेड और पॉलिसी रिन्यूअल फी दोनों डायरेक्टली रिलेटेड इनकम है, तो आपकी रिवेन्यू अकाउंट में आई। इसके बाद आपने कमीशन का शेड्यूल लिया, कमीशन के शेड्यूल में आपके सिर्फ कमीशन के एक्सपेंस थे, आपने वो लिखे। देन आपको जितने भी अदर आपको बोला था ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस शेड्यूल 3 में हमने कौन कौन से लिए, एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दी, ट्रैवलिंग, एजेंट अलाउंस एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद जो इनका टोटल आया, उसके बाद हमें बेनिफिट्स पेड चाहिए होते हैं, और इंट्रीम बोनस, इंट्रीम बोनस कोई था नहीं, बेनिफिट्स पेड रह गए। बेनिफिट्स पेड में हमने इंश्योरेंस क्लेम जितने थे सारे वो लिए, एन्युटी ली, सरेंडर लिए, बोनस इन कैश एंड बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम लिया। जो इन तीनों का टोटल करने के बाद जो फर्स्ट का टोटल आया था उसमें से सेकंड और थर्ड का टोटल को लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, जो आपको ट्रांसफ़र करना है आपके शेयर होल्डर अकाउंट में। जैसे आपका जो रिवेन्यू अकाउंट है उसे पॉलिसी होल्डर अकाउंट बोलते हैं, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस को हम शेयर होल्डर अकाउंट बोलते हैं। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले वो बैलेंस लोगे जो आपका रिवेन्यू अकाउंट से आया है, उसके बाद जितनी भी इनकम आपको हुई थी इन्वेस्टमेंट से वो ली, अदर इनकम जो हुई थी सारी वो ली, तो आपने इनकम का टोटल किया। ऐसे ही आपने सारे एक्सपेंसेस लेने हैं। प्रोविज़न आपका कोई था नहीं, टैक्स था, टैक्स हमें यहाँ पर लेना नहीं होता, वो हमें बाद में लेस करना होता है। इनकम में से एक्सपेंस लेस किए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, अब उसमें से टैक्स लेस कर दिया तो आपका आफ्टर टैक्स आ गया। फिर अप्रोप्रिएशन में आपको डिविडेंड पेड बोला था, प्रपोज डिविडेंड नहीं है, अगर प्रपोज होता तो हम नहीं लेते, ये सिंपल डिविडेंड था, तो आप इस डिविडेंड को लेस करोगे तो फिर आपका जो पैसा आ जाएगा वो फंड फॉर फ्यूचर अप्रोप्रिएशन आ जाएंगे, जो आपके बैलेंस शीट में जाएंगे। वो हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जब बात करेंगे कि ये कहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि कौन सी इनकम को आपको डायरेक्टली रिलेटेड मानना है और कौन सी को इनडायरेक्टली रिलेटेड मानना है। ऐसे ही आपको एक्सपेंस का भी ध्यान रखना है। अब बैलेंस शीट क्या का फॉर्मेट क्या है, कैसे शेड्यूल बनेंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।